अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो चल रहे हैं अभी, जैसा कि ईरान इजराइल यूएस वॉर हम देख रहे हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। मार्केट बोल रहे हैं कि लगातार नीचे जा रहा है। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि जो ज्ञान ले रहे हैं व्हाट्सएप से वो लोग निकाल ले रहे हैं पैसा, और जो लोग मिस इन्फॉर्म्ड है। व्हाट्सएप तो मैंने एक ऐसे ही मैंने आपको बोला है, जो मिस इन्फॉर्म्ड हैं कि उनको डिटेल में नॉलेज नहीं है। मार्केट में आ तो गए हैं, चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में, लेकिन या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनको, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कोई फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी उनको सजेस्ट करता है ये फंड ले लो उसमें, और जब उसका नीचे जाने लगता है वो डर जाता है वहाँ पे। तो वहाँ उसको समझना ये पड़ेगा। आप तो कुछ वेट करना चाहिए उनको। बिल्कुल वेट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा, क्योंकि हम एसआईपी की बात कर रहे थे, तो रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसको हमेशा ये देखना चाहिए, ये मौका होता है पैसा लगाने का। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। इंग्लिश में एक टर्म है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो रुपी कॉस्ट एवरेज क्या होता है कि यूनिट्स आप खरीदते हैं म्यूचुअल फंड में, राइट। जब एसआईपी आप खरीदते, लेट्स से कि मैंने कोई फंड लिया मेरे एसेट या आईसीआईसीआई का, सपोज करो उसका अभी 150 रुपये उसकी वैल्यू चल रही है एनएवी, और मैं 3000 रुपये लगा रहा हूँ। ठीक है, 20 यूनिट मिले मुझे, 20 यूनिट मिले ना। सपोज करो मार्केट में डाउन टर्न चल रहा है, वो 150 रुपये आ गया कितने पे, 100 रुपये पे। ठीक है, अब 3000 रुपये में मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे, उसके 30 मिलेंगे। हाँ। पहले मैं 20 खरीद रहा था, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एनएवी उसका पर्टिकुलर फंड का 150 रुपया था। 150 से गिर के मार्केट में डाउन टर्न है तो वो हो गया 100 रुपया। मैंने यूनिट्स कितने खरीद लिए, 30। तो मेरा फायदा हुआ ना। जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो मेरे तो 300 यूनिट भागेंगे ना। मार्केट में अगर सामान सस्ता हो जाता है, आप बाजार में जाते हैं तो उसी पैसे से आप ज्यादा सामान खरीद रहे हैं ना। ये इन्वेस्टर नहीं समझता है। तो कभी भी डाउन टर्न में भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट तो साइकिल में चलता है। लेकिन फिर ये तो आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, एसआईपी में फिर मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एसआईपी में भी एसआईपी में बात कर रहा हूँ मैं। तो एसआईपी में भी हम यूनिट्स ही खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में हम यूनिट्स खरीदते हैं। अच्छा, तो हर फंड का अपने यूनिट्स होते हैं, जो नेट एसेट वैल्यू आप बोलते हैं। तो एनएवी जो होता है, तो किसी फंड का 20 रुपया है, 25 रुपया है, 100 रुपया, जो भी फंड के साइज के ऊपर, या मान लीजिए कितने साल से वो फंड मार्केट में है उसके ऊपर है। तो आप जब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में देखेंगे तो हमेशा जब डाउनटर्न आता है तो मार्केट में आपका फायदा है, क्योंकि उन्हीं पैसों से, क्योंकि आपका एसआईपी तो फिक्स है, 2000 रुपये आप डाल रहे हो तो हर महीने 2000 ही डालोगे। ठीक है, कई लोग स्टेप अप करते हैं कि हर साल ऑटोमेटिकली उनका 10% बढ़ जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल में देखें, रिटेल इन्वेस्टर स्टेप अप नहीं कर रहा है तो 2000 या 3000 या 5000 की एसआईपी कर रहा है। तो 5000 में, जो मैंने पिछले महीने जब मार्केट पीक पे था तो 5000 में मैंने कम यूनिट्स खरीदे थे, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आ गया तो एनएवी भी नीचे आ गया। तो एनएवी उसी पैसे से मैं ज्यादा यूनिट्स खरीद रहा हूँ। अच्छा, तो फिर अभी जैसे आपने बात की कि हम लोग नीचे जा रहे हैं तो फिर अभी खरीदने में फायदा है, लेकिन कुछ नुकसान भी है, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, तेल महंगा हो रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि तेल महंगी हो गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या नुकसान झेलना हाँ, पड़ेगा? तो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए म्यूचुअल फंड को साइड करते हैं। तो आपने जो पॉइंट्स आप टच कर रही हैं, इन्फ्लेशन, तो देखिए ये है पूरा चेन है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से कोई अछूता नहीं है। जो बच्चा पैदा हो रहा है छोटा, और जो 80 साल का बुजुर्ग है, इन्फ्लेशन किसी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि बच्चा भी दूध पिएगा, बड़ा बुजुर्ग जो है उसके अपने दवाई खाएगा, उस पर भी इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन वो चेन रिएक्शन है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ा तो कंपनी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कंपनीज की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी आपकी देखेंगे, इवन अदानी, अंबानी या कोई महिंद्रा ले लीजिए, तो कोई अपने पॉकेट से कैपिटल नहीं लगा रहा है। बैंक सब, अगर बैलेंस शीट इनकी देखें, किसी ना किसी बैंक से इन्होंने मोटी रकम उठाई हुई है, तो उस रकम को उनको ब्याज देना पड़ता है उस बैंक को। तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपने, क्योंकि रेपो रेट होता है जब बैंक जिस रेट पे इनको, आरबीआई जो होता है इनको लोन देता है। ठीक है, तो जब इनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो ये पास ऑन करते हैं हमारे जैसे लोग पे, बिजनेसेस पे। ठीक है, तो जैसे हम होम लोन लेने जाएंगे, अभी मुझे 8% में मिलेगा, अगर आरबीआई ने रेपो रेट
50 बीपीएस बढ़ा दिया तो 8.5% हो जाएगा वो, तो होम लोन महंगा हो गया। उसी तरह जब बिजनेसेस जाएंगे इनके लिए लोन की, भाई मुझे 2000 करोड़ की जरूरत है, तो उनको हो सकता है 10% में मिल रहा है, 11% में मिले। जब वो 1% बढ़ जाएगा तो वो बिजनेसेस क्या करेंगे, वो पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स को। जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं या बाकी किसी भी सेक्टर में है, वो क्या करेगा, कंज्यूमर को पास ऑन करेगा, क्योंकि उसको तो मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन। तो ये चेन रिएक्शन है, और इसमें फिर आएगा इक्विटी प्राइसेस, वैल्यूएशन, सब कुछ उसमें स्पाइक होगा। जब स्पाइक होगा उसमें, और बॉन्ड प्राइसेस जब आरबीआई बढ़ाता है सबसे ज्यादा हिट करता है बॉन्ड प्राइसेस, ठीक है। तो बॉन्ड के रेट्स कम हो जाएंगे, तो बॉन्ड के रेट्स कम हो जाएंगे तो फिर म्यूचुअल फंड पे, अगर जो डेट में इन्वेस्ट करे, इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, डेट में, तो उस पर इंपैक्ट आएगा। तो ये पूरा सर्कल है। तो इन्फ्लेशन किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन कैसे अच्छा, ना गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, ना कंज्यूमर के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। इन्वेस्टर्स लेकिन को कैसे नुकसान झेलना पड़ सकता इन्वेस्टर्स को तो मैंने बताया आपको नुकसान है? हाँ, वो ऐसे, इंटरेस्ट के हिसाब से आपने सही बोला, लेकिन जो जैसे आम लोग हैं जो 2000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही आम इन्वेस्टर, उसको किस टाइप से नुकसान झेलना पड़ सकता है? तो आप सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। कंपनी मुझे 50,000 रुपये सैलरी दे रही है, लेट्स से, ठीक है। अब मैं कहीं किराए पे रह रहा हूँ, नोएडा जैसी जगह में। अब मान लो कि मैं 15 या 20,000 रुपया किराया देता हूँ। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन, वो जो किराया मैं किसको दे रहा हूँ, ये कंज्यूमर को ही दे रहा हूँ ना, वो भी कंज्यूमर है। जो लैंडलॉर्ड है तो वो क्या करेगा, 10% मेरा बढ़ा रहा था, वो क्या करेगा, नहीं भैया इस बार एक हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूँ आपको, वो 15% बढ़ा देगा। दूध आप खरीद रहे हो वो महंगा, सब्जियां महंगी। यहाँ से अगर आप मेट्रो ले रही हो तो वहाँ बीच में जो आपका जो भी है ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट वो बढ़ जाएगा। मेट्रो वाले हो सकता है कि मेट्रो भी बढ़ा दे उसमें। तो ये चेन रिएक्शन चलता है। तो उसमें अगर मैंने 50,000 में मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सब कुछ मैनेज करके अगर मान लो मैं 10 या 15,000 बचा लेता था, अब मैं नहीं बचा पाऊंगा ना। जब मैं बचाऊंगा नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ से करूंगा? मेरे जेब में पैसे होने चाहिए ना। म्यूचुअल फंड, इक्विटी, प्रॉपर्टी मार्केट सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम सुनते हैं ना कि वहाँ के प्रॉपर्टी प्राइस इतने बढ़ गए, गोल्ड इतना चला गया, गोल्ड अभी 1.5 लाख चला गया। लेकिन आप सोच के देखिए 5 साल पहले जब गोल्ड 50 या 55,000 था, कितना हम खरीदते थे? तो हम क्या है, ह्यूमन नेचर है, हम पीछे पलट के देखते हैं कि ऐसे। तो मुझे तो याद है 2004-05 में जब गोल्ड का रेट मेरे ख्याल से कितना 10 या 12,000, तब भी नहीं हमारे पास गोल्ड नहीं था उसमें, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी उस हिसाब से कम थी। जब इकोनॉमी मैच्योर होती गई है तो सब कुछ, तो हम देखते हैं गोल्ड 1.5 लाख पहुंच गया या किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना चला गया, तो उस प्रोपोर्शन में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन एक चीज है आपके खर्चा करने की, क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं, तो अर्बन एरियाज में आप देखोगे कि लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं। रूरल में वो कंजम्पशन पैटर्न अलग है, ठीक है। तो मेन वही आता है, आप कह रही हो कि इन्वेस्टर, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में आप देखोगी तो ये इन्वेस्टर्स टियर 1 मेट्रो और टियर 2 सिटीज यहां से आते हैं। रूरल एरिया से ज्यादा लोग नहीं करते हैं। तो जब इनके आमदनी कम होती है तो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ेगा सब कुछ।